हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो, यस। तो इस क्वेश्चन का ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ एग्जांपल वो चेक कर लेते हैं। 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 3 is less than 4, which is true. Now 2,1.5 belongs to R, 2 is less than 1.5 whole square, 2 is less than 2.25, ये भी सही है। 2 छोटा होता है 2.25 से, पर इससे ये प्रूव हो जाएगा कि 3 is less than 1.5 whole square। 3 छोटा होता है क्या 2.25 से? तो 3 तो छोटा नहीं होता 2.25 से। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। कौन सा रिलेशन? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। शिवानी को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करते हैं क्या कहता है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हम 1 डालेंगे, ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 2 आएगी। 1 डालने से 1 तो आएगा नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। 1,2 2,3 3,4 4,5 5 डालेंगे तो 6 आएगा, पर 6 डालने से 7 आता है, पर 7 तो यहाँ पे है ही नहीं सेट ए में, तो हम लेंगे नहीं। तो अब बताओ ए कॉमा ए तो है ही नहीं, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सारे होने चाहिए 1 1 से लेकर 6 6 तक। तो नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए 1,2 बिलोंग कर रहा है, पर उल्टा देखो 2,1 बिलोंग कर रहा है क्या? वो तो बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है, पर 1,3 वो तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है ये तो। 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। शिवानी ज्वाइन नहीं हो पा रही है। प्रीत अब लेट हो गया ज्वाइन होने में, क्या दिक्कत, नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या? सर नेट नहीं चल रहा। हेलो प्रीत। सर नेट नहीं चल रहा। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आई थी क्या? यस सर। एक बार जूम अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से, है ना, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हो। नहीं सर, वाईफाई बंद है ना, इसलिए नेटवर्क इशू है। वाईफाई बंद क्यों है? सर अभी वो लगा नहीं है, अभी शिफ्ट किया है ना। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो शिवानी इज ट्राइंग टू ज्वाइन, बट उसका भी नेटवर्क इशू है। एडमिट तो कर दिया है, पर वो ज्वाइनिंग दिखा रहा है, पर अंदर रूम में एंटर नहीं कर पा रही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। ये वाला आर क्या है, रिलेशन जो अ, ये वाला आर है, ये तो रिलेशन के लिए। और ये जो कैपिटल आर है ना, या बोल्ड आर है, ये क्या है, रियल नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो कहता है रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो कहता है इक्वल टू साइन आ गया ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, पर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कैसे। कि a comma b, a is less than equal to b, clearly a comma a belongs to r because a is equal to a। तो a इक्वल तो है पर लेस नहीं है, तो इक्वल तो है ना, तो इसलिए हम रिफ्लेक्सिव मानेंगे। इसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। 2,4, 2 is less than 4, ये तो ट्रू है। तो क्या इसका उल्टा सही है क्या, 4 is less than 2 मान लेंगे क्या हम? तो 4 is not less than 2, तो therefore it is not symmetric। और ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो 4 is not less than 2, 4,2 does not belong to R as 4 is greater than 2, so R is not symmetric। अब a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, therefore a b से, b छोटा है c से, तो फिर a छोटा होगा किससे, c से। तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये R is transitive, so therefore R is reflexive, transitive, but not symmetric। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो अगर आपसे बोला जाए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बताया था ये क्वेश्चन 2 की जैसा ही है। क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 5 में क्या फ़र्क है? वहाँ पे था a इज़ लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर और यहाँ पे क्या है a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब और हमें वही चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड एज़ r इज़ इक्वल टू a, b, a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम वहाँ पे याद मैंने बताया था याद करने नंबर कौन से 532 और यहाँ बोल रहा हूँ कि ये याद कर लो 1032 ये ट्रांजिटिविटी के लिए याद कर लो और वहाँ पे भी हमने हाफ कॉमा हाफ लिया था यहाँ भी हाफ कॉमा हाफ ले लो और वहाँ पे ये हाफ कॉमा हाफ किसके लिए लिया था रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें यहाँ पे भी नंबर जो है 0 से 1 के बीच में लेने हैं तो हमने कोई भी नंबर ले लो 0 से 1 के बीच में हमने हाफ ले लिया तो बताओ हाफ तो होता है 0.5 और हाफ का क्यूब क्या होता है हाफ का क्यूब तो 1/8 होता है तो 1/8 को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.125 125 मान लो पर ये 0.5 को 0.500 लिख सकते हैं तो बताओ 0.500 बढ़ा कि 0.125 बढ़ा 125 बढ़ा तो ये तो ऑब्वियस है कि 0.5 जो है छोटा नहीं होता 0.500 छोटा नहीं होता किससे 0.125 से ठीक है ना वो तो 0.500 तो बड़ा है ठीक है तो इसका मतलब हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग टू आर ठीक है तो यहाँ पे इसने जो लिखना चाहिए वो हाफ इज ग्रेटर देन हाफ का होल क्यूब लिखा हुआ है तो ये 0.5 है वो बड़ा है 0.125 से तो एक चीज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे इसी के नीचे लिख देते हैं हाफ का मतलब है 0.5 नॉट लेस देन और इक्वल टू ठीक है 0.125 इससे छोटा नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इसके बाद 1,2 बिलोंग्स टू आर तो 1 इज लेस देन 2 क्यूब ठीक है बट 2 इज नॉट लेस देन 2,1 इज डज नॉट बिलोंग टू आर तो जैसे हमने वहां पे भी क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखो कि सिमेट्रिक के लिए कौन सा एग्जांपल लिया था 1,2 और 2,1 यहाँ पे भी वही ले रहे हैं 1,2 और 2,1 बट ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा फर्क आ गया वहां 532 लिया था यहाँ 1032 लेंगे तो याद रखना है ये बात तो बताओ 2 इज लेस देन 1 क्यूब ये सही है क्या तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब 2 इज नॉट लेस देन 1 सो आर इज नॉट सिमेट्रिक 1,2 तो ट्रू हो गया 1 इज लेस देन 2 क्यूब 1 इज लेस देन 8 बट 2 इज नॉट लेस देन 1 ठीक है ना तो इसके बाद हमने ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो आप राइट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है उसको हम देख लेते हैं पहले 1032 तो 10 इज लेस देन 3 क्यूब 10 छोटा होता है 3 के क्यूब से 10 छोटा होता है 27 से ठीक है तो नेक्स्ट देखो 3 इज लेस देन 2 क्यूब 3 छोटा होता है 8 से ठीक है ना 2 के क्यूब से तो ये 10 3 और ये 3 2 3 कॉमन है इसमें तो बताओ 10 2 सही है क्या तो 10 इज लेस देन 2 क्यूब 10 छोटा होता है 8 से तो ये तो ट्रू नहीं है 10 तो बड़ा होता है 8 से इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव आर इज नादर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव तो हमने आज ये 5 क्वेश्चन किए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ show that the relation r in the set 1 to 3 given by r is equal to 1 2 comma 2 1 2 1 comma 2 and 2 comma 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive वो तो साफ दिख ही रहा है 1 comma 2 का उल्टा 2 comma 1 है तो हम कह सकते हैं कि पर यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है 2 का 2 के साथ नहीं है 3 का 3 के साथ नहीं है तो ये कोई भी इनमें से जो है बिलोंग नहीं कर रहा है r को ठीक है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इसके बाद 1,2 बिलोंग कर रहा है और इसका उल्टा 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर को तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक है ऐसे ही 1,2 बिलोंग कर रहा है 2,1 बिलोंग कर रहा है पर क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है तो हमारा ए तो 1 है बी 2 है फिर बी 2 है और सी 1 है तो ए और सी वो बिलोंग कर रहा है क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है क्या नहीं बिलोंग कर रहा है आर को तो इसका मतलब आर ट्रांजिटिव नहीं है नॉट ट्रांजिटिव सो आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव अगर आपको बोला जाए कि ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो तो आप ऐसे ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज ठीक है तो ए क्या है सेट ए क्या है ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू तो रिलेशन क्या है एक्स कॉमा वाई set of all ordered pair x comma y such that x and y have the same number of pages is an equivalence relation हमें प्रूव करके दिखाना है कि equivalence relation है तो जरा बताओ equivalence relation के लिए सबसे पहले x कॉमा x ले लेते हैं तो मान लो हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 ले लिया 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 उसको एक्स नाम दे दिया दूसरा भी 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे सेम ही होंगे तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बल्कि मैं कहता हूँ कि हमने एक ही बुक ले ली जो आपकी खुद की बुक है उसको दो बार मान लिया कि ले लिया हमने तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है अब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मान लिया कि ये ट्रू है ठीक है दो बुक्स ले ली
एक एक्स बुक है और दूसरी बुक का नाम है वाई, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो उसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक भी है। अब कहते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, एक्स और वाई जो बुक्स हैं उनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है, और वाई और जेड जो दो बुक्स हैं उनके भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इसका मतलब एक्स और जेड जो बुक्स होंगी ना उनमें भी जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सेम होंगे। एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो implies that x and z also have the same number of pages, तो x, z belongs to R, तो therefore R is transitive। तो ये रिलेशन कैसा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। So this was question number 7. Let us see question number 8. Show that the relation R in the set A 1 2 3 4 5 given by R is equal to set of all ordered pair A comma B such that modulus of A minus B is even। तो A minus B का मॉडुलस क्या है, इवन है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, इसने है ना सेपरेट कर दिया, इस सेट के दो पार्ट बना दिए, ऑड अलग कर दिए, इवन अलग कर दिए, ऐसा हमने एग्जांपल किया हुआ है, एग्जांपल 5 ही ऐसा ही था, पर उसमें जो सेट नहीं दिया हुआ था, इसमें यहाँ पे सेट में कुछ 5 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन से दिए थे, इंटीजर्स दिए थे, z दिया था एग्जांपल 5 में, और यहाँ पे खाली 5 नंबर दिए हैं। तो इसमें हमने दो सेट बना दिए, एक तो हमने ऑड अलग कर दिया, तो 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, क्योंकि हम कोई भी दो ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन मिलेगा, और कोई दो इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इवन मिलेगा, पर एक ऑड एक इवन करेंगे तो हमें ऑड मिलता है। तो 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये प्रूव करना है। और बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, तो 2 4 में ये कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है इसमें कि 1 2 3 4 5 में a comma b set of all ordered pair a comma b such that modulus of a minus b is even, तो हमने कोई नंबर लेना है a, तो a जो है वो बिलोंग करना चाहिए, किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट a को, कैपिटल A को। तो हमने लिखा a माइनस ए का मॉडुलस लिया, तो a माइनस ए तो जीरो होता है, तो जीरो तो क्या है, जीरो तो इवन नंबर मानेंगे हम, तो जीरो तो इवन है, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा क्वेश्चन में था कि a माइनस बी का मॉडुलस इवन होना चाहिए, तो देखो a माइनस बी का मॉडुलस क्या आया, जीरो आया, तो जीरो आ रहा है क्योंकि हमने a को a से सब्ट्रैक्ट किया, और जीरो तो इवन होता है। अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, हमने मान लिया सिमेट्रिक के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r, यानी कोई दो नंबर ऐसे लिए जिनका सब्ट्रैक्शन इवन है और उसका मॉडुलस ले लिया, तो इसको अगर माइनस कॉमन निकालें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस बी, या इसको मॉडुलस ऑफ बी माइनस से भी तो लिख सकते हैं, तो वो भी तो आंसर सेम आएगा और वो भी तो इवन ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, आर सिमेट्रिक होगा। अब इसी तरह से a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a माइनस बी भी इवन है और b माइनस सी भी इवन है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड कर दो, तो प्लस बी और माइनस बी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा, तो a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर दो इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं, a माइनस बी इवन है, b माइनस सी भी इवन है, दो इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही तो आएगा, तो सम ऑल्सो बिलोंग्स टू a minus c also, modulus of a minus c is even, so therefore a comma c belongs to r is transitive, so therefore r is in equivalence relation, तो r कैसा relation हुआ, equivalence relation हुआ। तो now all the elements of set 1 2 3 are related to each other as all the elements of the subsets of odd, तो ये क्या बोला है इसने, तो इसमें ना 1 2 3 की जगह इसको क्या लिखना चाहिए था, 1 3 5 लिखना चाहिए था इसको, तो यहाँ 1 2 3 लिखा है गलती से इसने, तो यहाँ पे होना चाहिए था 1 3 5, इसको करेक्ट कर देते हैं अपन, क्योंकि ये सारे ऑड आपस से में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको काट के क्या लिख देते हैं, 5 कर देते हैं, 2 की जगह 5, तो 1 5 3 हो गया। तो दे आर रिलेटेड, 1 5 3 के एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे और 2 4 वाले एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस हो जाएंगी। और तो ये पढ़ देते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 5 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स आर ऑड, ये सारे ऑड है, दो ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा इवन मिलेगा, thus the modulus of difference between any two elements will be even, similarly all the elements of 2 4 are related to each other as all the elements of this subset are even, तो इसका मतलब r क्या हुआ, सो नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 कैन बी रिलेटेड टू 2 4, कोई भी लेके देख लो, चाहे चाहे 5 और 4 लेके देखते हैं, 5 माइनस 4 तो 1 होता है, वो तो ऑड होता है, तो यानी कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का और कोई भी एलिमेंट 2 4 का आपस में रिलेटेड नहीं है, तो
135 are odd and all elements of 24 are even. Thus the modulus of the difference between two elements from each of the two subset will not be even. तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गई, इन दोनों का नाम देंगे हम इक्विवेलेंस क्लासेस. ठीक है, 135 और 24 क्या है, इक्विवेलेंस क्लास. इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ओरिजिनल सेट ए आ जाएगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा. और आपस में इनका कोई एलिमेंट और उसका कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, और सारे एलिमेंट इसके आपस में रिलेटेड है, सारे एलिमेंट 24 के आपस में रिलेटेड है. तो ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई. अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, तो अपनी क्लास कितने बजे तक एंड हो जाएगी? देखो टाइम बचा है हमारे पास. हमारा एक तो 5:30 से 6:10, 6:10 से कितने बजे तक होना चाहिए, 6:50 तक. तो अभी है टाइम, तो खींच देते हैं इसको, खत्म हो जाए तो अच्छी बात है. कोई बताएगा कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? चलो चेक करते हैं. 16 है सर. 16 है, और अब हम पहुंचे हैं 9th क्वेश्चन पर. तो इसके बाद हमारा रिलेशन फंक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा, और एक आध क्वेश्चन मिसलिनियस में मिलेंगे हमें, और उसके अलावा तो फिर हम फंक्शन करेंगे. सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज हमारी जो है फंक्शन पर है, और जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो सिलेबस से हटा दी गई है, पिछले साल हटाई गई थी. तो वो है बाइनरी ऑपरेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 एक्सरसाइज है, और मिसलिनियस के वो क्वेश्चन हैं जो जिसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं आता. ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन से शुरू कर देंगे हम, और इसमें भी 15-16 तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है. तो चलो कोशिश करते हैं आज ये खत्म हो जाए. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट ए is equal to x belongs to integer such that x is greater than equal to 0 less than equal to 12. तो इंटीजर्स लेंगे 0 से 12, तो 0 भी इंक्लूड होगा और 12 भी इंक्लूड होगा. तो ये सेट ए है, गिवन बाय. तो पहला रिलेशन क्या है, a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज द मल्टीपल ऑफ 4. तो a माइनस b का मॉडुलस जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये पहला रिलेशन है. और दूसरा रिलेशन है a इज इक्वल टू b. तो चलो 9th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, और हमें देखना है कि ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस. तो कौन कौन से एलिमेंट 1 से रिलेटेड है वो बताने हैं, और प्रूव करके दिखाना है दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो चलो चेक करते हैं. अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. तो ये रहा. तो हमने ये सारे सेट ए के एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिख दिए. ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है. ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया आपस में. कैसे डिवाइड किया हमने, जैसे एग्जाम्पल 5 में देखा था कि हमने इवन नंबर्स को लिखा था, फिर मल्टीपल ऑफ 3 को लिखा था. तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है. तो 0, 4, 8, 12 ये मल्टीपल ऑफ 4 है. तो इसमें ना सबसे छोटा और नॉन नेगेटिव नंबर कौन सा है, 0. तो 0 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो. और वैसे इन सारे नंबरों को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है. तो इसलिए हमने 4 के मल्टीपल मान लिया इसको, तो 4r लिख दिया इसको. ऐसे ही ये नंबर कौन से हैं जिनको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो इसमें इसको 4r+1 लिख दिया हमने. और क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव नंबर 1 है, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसका हम सेट का कुछ और नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया बी, क्योंकि ए तो पहले से यूज हो गया. इसका नाम बी नाम दे दिया, सी, डी और ई ऐसे नाम दे सकते हैं हम. तो इस तरह से हमने ये तीसरा सेट लिया डी, ये 2, 6, 10. तो इन नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो रिमाइंडर 2 आएगा. तो क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 2 है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख दिया. और हमने देखा कि इसमें जो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है. तो ये कैसा नंबर लिखा जाएगा कि ये 4 क्या है, 4 है डिवाइजर, और r क्या है, कोशेंट, और प्लस 2 क्या है, रिमाइंडर. तो हमने डिविजन एल्गोरिथम के फॉर्मूले को 4r+2 लिख दिया. ऐसे ही ई सेट में हम लिखेंगे 3, 7, 11. तो 3, 7, 11 बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा. और सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 3 है. तो हमने 3 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, ये पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा. और हमने इसको क्या लिख दिया, 4r+3, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचता है. तो इस तरह से हमने इन सेट्स को डिवाइड कर दिया आपस में. तो हमने अगर ये बी सेट का कोई भी एलिमेंट लिया, आपस में रिलेट करके देखा, 0, 0 या 0, 4 या 0, 8 या 0, 12 इस तरह से, या 4, 4, 8, 8 लिख गया, तो ये सब आपस में रिलेटेड होंगे. ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, जैसे हमने एग्जांपल 5 में डिस्कस किया था. ऐसे ही 159 ये आपस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होंगे. 2, 6, 10 ये आपस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होंगे. 3, 7, 11 ये आपस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे. पर ये आपस में जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं सारे, पर इन तीनों सबका यूनियन करेंगे तो हमें सेट ए मिल जाएगा, वापस से 0 से 12 नंबर्स मिल जाएंगे. तो इसका मतलब ये चारों क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं. ठीक है, कौन से रिलेशन के लिए, जो फर्स्ट रिलेशन है. कौन सा क्या रिलेशन है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a comma b such that modulus of a minus b is multiple of 4. तो आई होप इट इज क्लियर. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. फॉर एनी एलिमेंट a belongs to a, we have a comma a belongs to r.
ठीक है, एज a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो जनरलाइज कर दिया हमने। तो कोई भी एलिमेंट लो सेट ए में से, ठीक है, ये 12-13 एलिमेंट है, कुछ भी ले लो, तो a कॉमा ए ले लो, तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम सेम एलिमेंट ले रहे हैं तो 0 आएगा, और 0 तो मल्टीपल होता है 4 का, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक के लिए अगर कोई दो नंबर ले लो, जैसे मानो a कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है, यानी a माइनस बी का मॉडुलस तो मल्टीपल है 4 का, तो उल्टा लिख दो b माइनस से भी तो का मॉडुलस भी मल्टीपल होगा 4 का, तो इसका मतलब ये आर क्या है, सिमेट्रिक है। ऐसे ही ए कमा बी अगर का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल है 4 का, ऐसे बी कमा सी का डिफरेंस जो है वो भी मल्टीपल है 4 का, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कमा सी मल्टीपल है 4 का, तो हमने ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 ऐड कर दिया, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे, तो ए माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, हम ये लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे साइड में देखो, राइट साइड में लिखा है ए माइनस बी को हमने मान लिया 4k और बी माइनस सी को मान लिया 4l, अब दोनों को ऐड करो तो माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बचा ए माइनस सी, और राइट साइड में 4 कॉमन आ गया और बचा ब्रैकेट में k प्लस एल, तो ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये जनरलाइज कर दिया, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमने बोला है द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 आर, 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट है 159, तो ये क्वेश्चन में पूछा था 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट होंगे, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट तो 1 5 और 9 होंगे, क्योंकि यही एलिमेंट है जिनके रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 1। देखो यहाँ पे हमने कौन सा सेट लिया था, सी में हमने 159 लिया था, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट 159 होंगे, तो ये बताना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि 1 माइनस 1 0, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ऐसे 5 माइनस 1 4, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 9 माइनस 1 8, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये आपस में रिलेटेड है नंबर्स। अब सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, शो करना है, जब हमें पता है ये शो करना है तो ये तो मान के चलो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इसने बोल दिया कि शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम प्रूव कर देंगे अब इसको इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बहुत ही आसान है। क्या कहता है, ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्या, ए बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए का है 0 से 12 तक नंबर्स हैं, तो उसमें सेम सेम नंबर लिख दो, 0 0 या 1 1 या 2 2 कुछ भी लिख दो, तो ए इज इक्वल टू ए, तो वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो दोनों इक्वल हैं, तो आर रिफ्लेक्सिव है। पर क्या ये सिमेट्रिक है, कहता है ए कॉमा भी बिलोंग्स टू आर, भाई हम मान लिया कि दोनों डिफरेंट है पर दोनों इक्वल हैं, अब दोनों डिफरेंट है और इक्वल कैसे बोल सकते हैं हम, तो हम ए इज इक्वल टू बी बोल रहे हैं, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बोल रहे हैं, तो बी कॉमा ए भी तो बिलोंग करेगा आर को, यानी हम सेम नंबर की ही बात कर रहे हैं, तो आर इज सिमेट्रिक। और अगर हम लिख रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए और बी बराबर हैं और बी और सी बराबर हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए और सी बराबर है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और वन से रिलेटेड कौन सा नंबर है, वन से रिलेटेड इसमें नंबर 1 ही होगा, द एलिमेंट इन आर, तो लास्ट 10 मिनट्स that are related to 1 will be those element from the set A which are equal to 1, तो 1 तो 1 के ही इक्वल है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है, वो 1 ही है, ठीक है, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, तो उसका सेट बना दो, तो सेट में 1 आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्स ये हमने एग्जांपल यहाँ साइड में लिखा हुआ है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो सिमेट्रिक का एग्जांपल बताओ भाई, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L1, तो सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव है क्या, क्या L1 खुद के परपेंडिकुलर होता है, L1 परपेंडिकुलर टू L1 ट्रू है क्या, नहीं। ऐसे हमने ये एग्जांपल देखा था कि लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, पर L1 और L3 क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमने एग्जांपल में देखा था, ठीक है। अब कहते हैं ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, तो यहाँ पे इक्वल टू मत लगाओ, तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, इक्वल तो होंगे ही नहीं, x1 कॉमा x1 तो बिलोंग नहीं करेगा, और x1 मतलब बड़ा है x2 से, तो फिर x2 कहाँ से बड़ा होगा x1 से, ठीक है ना। तो हमने जब पहले बोल दिया कि x1 x2 से बड़ा है, तो x2 कहाँ से बड़ा हो जाएगा x1 से, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, उल्टा सही नहीं है, तो ट्रांजिटिव जरूर है, x1 x2 से बड़ा है और x2 x3 से बड़ा है, तो x1 x3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव है। अब एक बोलता है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम लिख देंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, तो A इज ए सबसेट ऑफ A, हम बोल सकते हैं हाँ भाई A इज सबसेट ऑफ A, और A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, तो फिर A इज सबसेट ऑफ C, ट्रांजिटिव भी है, पर A इज सबसेट ऑफ B, पर जरूरी नहीं है कि B इज सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक,
तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल दे दिया फोर्थ वाले का, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव का हम बाद में देखेंगे। ये मैंने आपको ए सबसेट ऑफ बी किसका दिया कि ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। और साथ में हम x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हम ऐसे उल्टा तो नहीं लिख सकते कि 2 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसका भी एग्जांपल आप बना सकते हो। तो अपन जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे एग्जांपल जो पहले कर रखे हैं वो लिखे हैं, हम रोस्टर फॉर्म में भी ऐसे बना सकते हैं। तो इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो उसको भी अपन देख लेते हैं कि इसमें बोला है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया इस तरह से 5 6 एंड 6 5। तो बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं? 5 6 बिलोंग्स टू आर, 6 5 बिलोंग्स टू आर, पर क्या 5 5 बिलोंग कर रहा है या 6 6 बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, 5 6 बिलोंग कर रहा है, 6 5 बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए सी बिलोंग कर रहा है? तो वो भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो 5 5 बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि देखो इसमें लिखा है 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, 7 7 नहीं है, इसका मतलब हमने सेट ए लिया है 5 6 7, 5 6 7 लिया और हम ले रहे हैं कि 5 5 6 6 7 7 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद 5 6 बिलोंग कर रहा है और 6 5 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो सिमेट्रिक तो है क्योंकि हमने लिया ही ये सेट है। उसके बाद 5 6 बिलोंग कर रहा है और 6 5 बिलोंग कर रहा है, पर 5 5 वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसे अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेना था, तो उसमें ये ले लिया इसने कि ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो हमने तो ये वाला लिया था। अब देखिए इसमें कौन सा सॉल्व किया है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। हाँ, इसने भी यही लिया है जो अपन ने लिया है, ए इज लेस देन बी। इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना था कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ये A सेट लिया है, इसको R मानो, रिलेशन R ऑन सेट A एज, तो इसको R लिख देते हैं हम। A की जगह क्या लिखना चाहिए, R लिखना चाहिए। सेट A तो 4 6 सेट लिया है, पर ये जो A की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, तो इसको काट के हम इसको क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। दिस इज रिलेशन। और उसमें हमने क्या लिखा है, 4 4। देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो इसमें ना हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 4 4 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 जरूर होना चाहिए, 6 6 भी होना चाहिए और 8 8 भी होना चाहिए। इनमें से कोई एक भी नहीं होगा ना, तो फिर इसका मतलब, मानो हमने 8 8 नहीं लिखा, तो इसका मतलब बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने 3 एलिमेंट थे, तीनों को खुद से रिलेट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब आगे बोलता है कि हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी है पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने 4 6 लिखा और उसका उल्टा भी लिख दिया, 6 4 भी लिख दिया। फिर हमने 6 8 लिखा और उसका उल्टा 8 6 भी लिख दिया। तो चलो चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमने ये तो देख लिया कि सिमेट्रिक है, क्योंकि जानबूझ के हमने ऐसे ही बनाया। तो अब हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर रहे हैं, तो 4 6 ले लो एक तो, और एक 6 8 ले लो। तो 4 6 बिलोंग्स टू आर और 6 8 बिलोंग टू आर, पर क्या 4 8 बिलोंग कर रहा है आर को? तो 4 8 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, इसमें 4 8 तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिखा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। अब फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट में देखो, इसमें हमें क्या प्रूव करना था, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट कहते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो हमने दो एग्जाम्पल लिए थे कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और दूसरा लिया था x1 इज ग्रेटर देन x2। तो ये रिफ्लेक्सिव ग्रेटर देन इक्वल टू x2। तो इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या लिया है, इसने लिखा है ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। एक ही बात है, हमने ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिया था, इसने ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब लिया है। तो रिफ्लेक्सिव होगा ए कॉमा ए, क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब तो है ना एटलीस्ट, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्रिक है क्या, 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 1 क्यूब, ये तो सही है। तो उल्टा सही है क्या, उल्टा तो सही नहीं होगा बिल्कुल। 1 क्यूब इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है, इसने इक्वल टू लगाना चाहिए, क्योंकि इसने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें इक्वल टू लिखा है इसने, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, पर ये सही नहीं है। 1 क्यूब इज, ठीक है, 1 क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, जबकि इसमें क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था। तो ऊपर हम लिख देते हैं 1 क्यूब इज, है ना, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को काट दो, 1 क्यूब इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8, so therefore it is not symmetric।
ऐसे ही ट्रांजिटिव तो होगा। कैसे? a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब है a क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू b क्यूब एंड b क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू c क्यूब। तो देयरफॉर a क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू c क्यूब, देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r, r इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब अगला एग्जांपल लेंगे, सर एक मिनट। फिफ्थ पार्ट। हाँ सर बताओ एक बेटा, मिनट, 4 6 मानसी 8 बताओ। वाला एग्जांपल एक बार वापस दिखाना। 4 6 हाँ 8 वाला ना? हाँ एक बार बता देते हैं, 4 6 8 वाला। चलो ऊपर चलते हैं, 4 6 8 वाला ये है। हाँ तो इसमें देखो हर एलिमेंट हमें ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो 4 4 ये सेट ए में हमने क्या लिया? 3 एलिमेंट लिए हैं, 4 6 8 लिए हैं। तो 4 4 से रिलेटेड होना चाहिए, 6 6 से रिलेटेड होना चाहिए, 8 8 से। तो मैंने जानबूझ के अपन को ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जैसे 8 8 अगर हटा देंगे इसमें से, सिर्फ 4 4 और 6 6 लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हर एलिमेंट सेट ए का खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब जो भी एलिमेंट लिखेंगे ना, तो उसका उल्टा जरूर लिखना ताकि वो सिमेट्रिक हो जाए। तो 4 6 लिखा तो 6 4 भी लिखो, फिर 6 8 लिखा तो 8 6 भी लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। पर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 4 6 ले लो और 6 8 ले लो, तो 4 6 बिलोंग कर रहा है, 6 8 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ देखो 4 से 4 8 बिलोंग कर रहा है, ऊपर कहीं 4 8 दिख रहा है आपको? 4 8 तो दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? 4 8 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव।